जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को सत श्री अकाल, आदाब। देखिए, आज हम व्यवसायी संगठन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको हम आपको डिटेल समझाएंगे। इसमें लिखा है सही उत्तर का चयन कीजिए जिसमें व्यवसायी संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। तो इसमें ऑप्शन दिया है साझेदारी, एकाकी व्यापार और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, सहकारी उपक्रम। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन सबसे पूछ रहा है प्राचीनतम स्वरूप क्या है। तो सबसे प्राचीनतम स्वरूप क्या है? सबसे प्राचीनतम स्वरूप आपका बी पॉइंट क्या होगा? सही होगा, एकाकी व्यापार है। तो इसको सबसे पहले आप सभी व्यवसाय को समझेंगे। साझेदारी होता क्या है? तो साझेदारी क्या होता है? तो साझेदारी, देखिए, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ होता है। साझेदारी क्या होता है? दो से अधिक व्यक्तियों का संघ होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ होता है। और इसमें अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं? इसमें अधिक से अधिक समान व्यक्तियों की दशा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम मिनिमम कितना हो सकते हैं? तो मिनिमम सदस्यों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और इसी संदर्भ में जैसे मान लीजिए बैंकिंग व्यवसाय है, तो बैंकिंग व्यवसाय है तो बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में मिनिमम कितना होंगे? मिनिमम आपका कितना होंगे? मिनिमम आपका 2 सदस्य होंगे। किसमें? बैंकिंग व्यवसाय में। किसमें? बैंकिंग व्यवसाय में सदस्यों की मिनिमम संख्या कितना होगी? 2 होगी। और अधिकतम संख्या कितनी होगी? 10 होगी। इस प्रकार ये बैंकिंग व्यवसाय में है। फिर से जो साझेदारों का जो दायित्व होता है, जो लायबिलिटी होता है, तो साझेदारों का दायित्व लायबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। जैसे मान लीजिए कोई साझेदार है और वह अपनी पूंजी की कमी को पूरा नहीं करता है, तो उसमें क्या किया जाता है? उस कंडीशन में उसके जो प्राइवेट संपत्ति होता है उसको बेच कर भी क्या किया जाता है? उसके हानियों को पूरा किया जाता है। ठीक है। और साझेदारी जो होता है, तो साझेदारी क्या होता है? तो साझेदारी सभी व्यक्तियों के द्वारा, साझेदारी सभी व्यक्तियों के द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा आल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, या आल पर्सन में से किसी एक के द्वारा एनी वन के द्वारा क्या चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। इसी साझेदारी में इसकी कई विशेषताएं हो सकती हैं। तो साझेदारी में जैसे मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो साझेदारी में देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी विशेषता में सबसे पहले होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। उसके बाद से साझेदारी के लिए क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। उसको साझेदारी करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और इसके बाद से दूसरा पॉइंट है उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट समझौता होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद से तीसरा, उनका जो दायित्व होता है असीमित होता है, इनलिमिटेड असीमित होना चाहिए। ठीक है। और इनका जो पंजीयन होता है, उनका रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक होता है। पंजीयन क्या होता है? ऐच्छिक होता है। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है। और ये लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। किस उद्देश्य से बनाया जाता है? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। और इसमें सभी साझेदार जैसे फर्म का एजेंट भी हो सकते हैं। सभी साझेदार क्या हो सकते हैं? फर्म के एजेंट के रूप में क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। फर्म के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। फर्म के रूप में कार्य कर सकते हैं, सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? साझेदारी के अंतर्गत। एक देखिए, इसमें साझेदारी संलेख भी होता है। तो साझेदारी संलेख क्या होता है? तो आपको हम बताएंगे साझेदारी संलेख होता क्या है। तो साझेदारी संलेख को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पार्टनरशिप डीड यानी शॉर्टकट में पीडी लिख रहे हैं। यानी पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी वह प्रलेख होता है, यानी वह पत्र होता है जिसमें साझेदार क्या करते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड वह प्रलेख है जिसमें साझेदार यानी अपने साझेदारी से संबंधित समस्त बातों का उल्लेख करते हैं। समस्त बातों का यानी समस्त बातों का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। उन बातों में आपका यानी फर्स्ट हो सकता है क्या हो सकता है, फर्स्ट यानी पूंजी हो सकता है। क्या हो सकता है, पूंजी, यानी पूंजी होगा, साझेदार की पूंजी क्या होगा। सेकेंड हो सकता है जैसे मान लीजिए नेक्स्ट आपका पूंजी क्या होगा, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का नाम क्या होगा। उसके बाद से इसमें हो सकता है कि ऋण क्या होगा, ऋण पर ब्याज क्या होगा, ऋण पर ब्याज क्या होगा। फिर से आपका हो सकता है कि यानी ड्राइंग यानी आहरण कितना होगा और आहरण कितना करेंगे। उसके बाद से आपका हो सकता है कि आहरण पर ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होंगे। ये सब उल्लेख होता है किसमें, यानी इस सब बातों का उल्लेख यानी जिन प्रपत्रों पर होता है उन्हें ही क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख बोलते हैं। और साझेदारी संलेख के लिए देखिए अधिनियम क्या होता है, तो साझेदारी संलेख के लिए अधिनियम यानी 1932 होता है। क्या होता है, साझेदारी संलेख के लिए अधिनियम 1932 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया है आपका एकाकी व्यापार। क्या दिया है, एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में नेक्स्ट आपका दिया है एकाकी व्यापार। तो एकाकी व्यापार में आपको समझेंगे यानी एकाकी व्यापार होता क्या है। तो एकाकी व्यापार से आशय एकाकी व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जिसमें व्यवसायिक संगठन का यानी प्राचीनतम स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है, यानी सबसे प्राचीनतम। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे प्राचीनतम स्वरूप किसका है, तो सबसे प्राचीनतम यानी सबसे ओल्ड यानी स्वरूप किसका है, तो सबसे ओल्ड स्वरूप यानी एकाकी व्यापार का है। तो एकाकी व्यापार क्या होता है, तो एकाकी व्यापार यानी एकाकी स्वामित्व व्यवसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसका स्वामित्व केवल एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। वह व्यक्ति उसमें पूंजी लगाता है, उसका प्रबंध करता है तथा उसकी जोखिम उठाता है, अर्थात समस्त लाभ एवं हानियों को अकेला ही क्या करता है, उत्तरदायी होता है। यही व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी एकाकी व्यवसायी कहलाता है। यह व्यवहार सबसे प्राचीनतम एवं सबसे सरलतम प्रारूप है। अब उसके बाद से देखिए एकाकी व्यापार के बाद आपका है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का व्यापार। संयुक्त पूंजी यानी संयुक्त पूंजी होता क्या है, तो संयुक्त पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसमें यानी संयुक्त पूंजी एक व्यवसायिक संगठन का एक प्रारूप है। ये भी एक प्रारूप है जिसमें यानी इनकी पूंजी को यानी कई भागों में बांट दिया जाता है, इनकी पूंजी का हस्तांतरण किया जाता है। पूंजी को कई भागों में बांटा जाता है, जो सबसे छोटे हिस्से होते हैं। तो छोटे हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, जो सबसे छोटे हिस्से होते हैं उनको हम अंश बोलते हैं। पूंजी आपका ये संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती क्या है, यह कृत्रिम व्यक्ति होती है। क्या होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका आकार यानी दिखाई नहीं दिया जा सकता है। इसकी एक सार मुद्रा होती है, यानी सार मुद्रा के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। जैसे मान लीजिए सार मुद्रा से आशय ऐसे मुद्रा से है जिसमें यानी आपको पहचान से लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सार मुद्रा क्या है, तो आपका नाम आपका सार मुद्रा है। पंजाब नेशनल बैंक का सार मुद्रा क्या है, तो उसका लोगो है। HDFC का सार मुद्रा क्या है, उसका लोगो है। उसके बाद से इसमें ये होता है कि इनके सदस्यों का दायित्व इनसे यानी पृथक होता है। सदस्यों का दायित्व इनसे क्या होता है, पृथक होता है। इन सदस्य अलग होते हैं, कंपनी इनसे अलग होती है। ठीक है। और इनके दायित्व क्या होते हैं, तो इनके दायित्व यानी सीमित होते हैं। इनके दायित्व क्या होते हैं, तो इनके दायित्व यानी सीमित होते हैं। उसके बाद से सीमित दायित्व कैसे होते हैं, जैसे मानिए कोई अंशधारी यानी 10 रुपये का अंश धारण किया है और जिसमें से 6 रुपया दे दिया है, तो बचा कितना, यानी 4 रुपया। जैसे ही वो 4 रुपये यानी पेड करेगा उसका दायित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। उसका दायित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका दायित्व क्या होता है, यानी इसका दायित्व सीमित होता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट है संयुक्त उपक्रम। तो संयुक्त उपक्रम को आप समझेंगे, संयुक्त उपक्रम होता क्या है। तो संयुक्त उपक्रम को हम बताएं यानी इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऐसे सोसाइटी से है जिसमें यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसमें 2 या 2 से
अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपसी यानी मदद के लिए, जो आपसी यानी सहयोग की भावना के लिए क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, आपसी सहयोग की भावना के लिए स्थापित किया जाता है। ऐसे संगठन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे संगठन को हम बोलते हैं सहकारी उपक्रम का संगठन। सहकारी उपक्रम के संगठन के लिए न्यूनतम संख्या यानी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या यानी 7 होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद से है आपका संयोजन। जैसे मान लीजिए संयोजन भी देता है, उसको नेक्स्ट आगे बताएंगे हम। फिर से अगला है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की यानी अधिकतम संख्या कितना हो सकती है। ऑप्शन दिया है 10, ये ऑप्शन 10, 100, 200 अंशों की संख्या तक। तो इसमें ऑप्शन देखिए अंशों की संख्या तक, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में यानी अंशों की संख्या तक यानी संख्या हो सकती है अंशों की संख्या तक। तो देखिए संयुक्त कंपनी को जिसमें मुख्य रूप से यानी संख्या के आधार पर यानी नंबर के आधार पर, नंबर बेस पर यानी 2 प्रकार को बांटा गया है। नंबर बेस पर यानी आपका क्या क्या है, नंबर बेस पर आपका है यानी प्राइवेट पूंजी कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी है और सरकारी या सार्वजनिक कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अधिकतम कितना होता है, 200 होता है। एक होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है, तो पब्लिक कंपनी से आशय ऐसे कंपनी से है जिसमें यानी न्यूनतम संख्या यानी सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपकी होती है यानी 7 होती है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं, यानी अधिकतम की कोई सीमा नहीं यानी कोई लिमिट नहीं होता है। किसमें, यानी आपका यानी पब्लिक कंपनी में। ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में यानी पीवीटी क्या लिखा रहता है, तो प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में यानी पीवीटी शब्द लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड। और सरकारी कंपनी के सामने यानी सार्वजनिक कंपनी के सामने एलटीडी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एलटीडी। तो आपका क्या है, यानी एलटीडी लिखा रहेगा तो सार्वजनिक कंपनी है, पीवीडी प्राइवेट कंपनी लिखा होगा तो आपका यानी निजी कंपनी है। निजी कंपनी को आलोक कंपनी बोलते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका है सहदारी में सहदारों की न्यूनतम संख्या होती है। तो देखिए अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सहदारी में सहदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एकाकी व्यवसाय का पंजीयन कराना है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, प्रावधान नहीं है, आवश्यक है, ऐच्छिक है। तो ये आपका ऑप्शन 20 सही हो गया यानी ऐच्छिक है। संयुक्त हिंदू परिवार को व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले संयुक्त हिंदू परिवार को आप समझेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार होता क्या है, जिसको आप बोलते हैं HUF। क्या बोलते हैं, HUF। क्या बोलते हैं, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आशय ऐसे फैमिली से है जो एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। क्या होते हैं, एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। तो एक ही पूर्वज के वंशज का मतलब ये हुआ यानी उनका बंटवारा यानी कई सालों से यानी नहीं हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, एक ही पूर्वज के वंशज बोलते हैं। इनमें इनकी अविवाहित पुत्रियां भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। क्या होती हैं, अविवाहित पुत्रियां भी शामिल होती हैं। अविवाहित यानी जिनका यानी शादी नहीं हुआ है वो पुत्रियां भी क्या होती हैं, इनमें शामिल होती हैं। और इनमें ये होता है कि इनका जो ज्येष्ठ परिवार का यानी कर्ता कौन होता है, तो परिवार का जो कर्ता होता है जो ज्येष्ठ पुरुष होता है। ज्येष्ठ पुरुष क्या होता है, परिवार का कर्ता होता है। और यदि ज्येष्ठ पुरुष नहीं है, तो ज्येष्ठ पुरुष नहीं है तो क्या कनिष्ठ पुरुष होगा। और यदि कनिष्ठ पुरुष भी नहीं है यानी कनिष्ठ पुरुष क्या होगा, यानी कर्ता होगा। यदि कनिष्ठ पुरुष भी नहीं है तो जो भी घर की यानी महिला होगी, महिला यानी सबसे बड़ी महिला क्या होगी, सबसे बड़ी महिला यानी उस परिवार की यानी क्या होगी, कर्ता होगी। क्या होगी, कर्ता होगी। और इसमें देखिए जो संयुक्त पूंजी वाली सॉरी जो आपका हिंदू अविवाहित परिवार है उसके लिए यानी नियम बनाए गए हिंदू लॉ के अनुसार, यानी हिंदू लॉ के अनुसार उसकी परिभाषा दिया गया है। किसमें दिया गया है, हिंदू लॉ के अनुसार। ठीक है। और
इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मिताक्षरा भाग और एक दायां भाग। क्या होता है? एक मिताक्षरा भाग और एक दायां भाग, दायां भाग। इसमें आपको बताया गया है कि एक पुत्र यानी जन्म लेते ही यानी पिता की संपत्ति में भागीदार बन जाएगा। एक में बताया गया है कि एक पुत्र यानी पिता के मर जाने के बाद से यानी उसकी जमीन जायदाद में क्या करता है, यानी हिस्सा प्राप्त करता है। तो इसमें देखिए दिया है, संयुक्त हिंदू परिवार को व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है। ऑप्शन है वयस्क होने पर, जन्म से, मांग करने पर, सिफारिश करने पर। तो इसमें जो आपका यानी ऑप्शन होगा यानी जन्म से, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी जैसे ही एक मनुष्य जन्म लेता है वह परिवार में क्या कर सकता है, यानी अपने मांगों का, अपने जो भी डिमांड है उसको, डिमांड जो भी आपका अधिकार है उसको क्या कर सकता है, यानी मांग कर सकता है। ठीक है। उसके बाद से हम नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला चैप्टर है एकाकी व्यापार। क्या है? एकाकी व्यापार। तो देखिए एकाकी व्यापार को पढ़ने से पहले सबसे पहले एकाकी व्यापार को आप समझेंगे डिटेल में कि एकाकी व्यापार होता क्या है। तो एकाकी व्यापार होता क्या है, तो एकाकी व्यापार से आशय एक ही ऐसे व्यापार से है जिसमें एक व्यक्ति होता है, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति ही क्या करता है, पूरे व्यवसाय पर ये नियंत्रण करता है। एक व्यक्ति ही पूरे व्यवसाय पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोलिंग करता है, निर्देशन करता है, मोटिवेशन करता है, प्लानिंग करता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी एकाकी व्यापारी कहलाता है। और जो भी लाभ होता है वह अकेला क्या करता है, वहन करता है। जो भी हानि होता है अकेला क्या करता है, वहन करता है। यानी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक व्यक्ति होता है जो समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि तथा संपूर्ण भार स्वयं उठाता है। ठीक है, हमको आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से एकाकी व्यापार व्यावसायिक स्वामित्व का ऐसा प्रारूप है जिसकी स्थापना एक व्यक्ति द्वारा होती है। वही उस व्यापार को स्वामी होने के साथ साथ प्रबंध एवं संचालक भी होता है और लाभ हानि पूर्ण रूप से यानी उत्तरदायी अपने कंधों पर लेता है। और इसमें देखिए जो भी यानी लाभ होता है, जो भी हानि होता है, सब अकेले सहन करता है। और पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन सब क्या करता है, अकेले ही जुटाता है। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एकाकी यानी व्यापारी बोलते हैं। एकाकी व्यापारी की कई विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें आपका सबसे पहला विशेषता है, सबसे पहला यानी विशेषता यानी क्या है, तो यह प्राचीनतम स्वरूप है। ये क्या स्वरूप है, प्राचीनतम स्वरूप है, यानी ओल्ड स्वरूप है। सबसे पहले बिजनेस में किसको लाया गया, यानी एकाकी व्यापार को ही लाया गया, यानी ये प्राचीनतम स्वरूप है। दूसरा हो सकता है कि इसमें इसके स्वामित्व, यानी इसके स्वामित्व क्या होते हैं, यानी इसमें मालिक कौन होता है, तो इसमें मालिक यानी एक ही व्यक्ति होता है जो क्या करता है, यानी संपूर्ण व्यवसाय पे नियंत्रण करता है, कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद से असीमित दायित्व, इसमें असीमित दायित्व होता है। तो असीमित दायित्व कैसे होता है, यानी इसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। असीमित का मतलब यह अपने यानी जो भी लाभ हो या हानि हो उसके लिए यानी अपनी निजी संपत्तियों को भी क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। उसके बाद से इसमें वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति होती है, इसमें वैधानिक औपचारिकताएं पूरी नहीं होती है। फिर से इसमें व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता होती है। जैसे मान लीजिए एक अकेला व्यक्ति है तो क्या कर सकता है, फ्रीडम होता है, यानी व्यवसाय की स्वतंत्रता का यानी चुनाव कर सकता है। फिर से इसमें नियंत्रण और प्रबंध बताए हैं ऊपर, यानी नियंत्रण और प्रबंध भी होता है। यानी एक अकेला व्यक्ति है तो क्या कर सकता है, यानी व्यवसाय पर नियंत्रण एवं प्रबंध करता है। तथा उसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। उसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है, वह उसकी कार्य क्षमता क्या है, सीमित होती है। तथा प्रारंभ और अंत करने में क्या होती है, सुविधा होगी। यानी अगला विशेषता है प्रारंभ एवं अंत, यानी वह प्रारंभ भी कर सकता है और चाहे तो अपने व्यवसाय के क्या अंत भी कर सकता है। और लाभ का अधिकार, अगला विशेषता है लाभ का अधिकार। जो भी लाभ होगा तो उसको क्या करेगा, अकेले ही खाएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, क्या करेगा, अकेले ही वहन करेगा। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम एकाकी व्यापार बोलते हैं और इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आपको हम बताएंगे कि एकाकी व्यापार के यानी कुछ मान लीजिए क्वेश्चन दे दें एकाकी व्यापार से संबंधित, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए दे दे एकल स्वामित्व का दायित्व होता है। तो अभी ऊपर हम बताए हैं कि एकल स्वामित्व का दायित्व क्या होता है, तो एकल स्वामित्व का दायित्व यानी सीमित होता है, असीमित होता है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की सीमा तक, इनमें से
कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये आपका ऑप्शन, यानी देखिए ध्यान से पढ़िए, आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी एकाकी व्यवसाय का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। उसके बाद से एकाकी व्यापार में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो एकाकी व्यापार में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? एक है। उसका नाम ही है एकाकी व्यापार, यानी आपका पहला यानी एक क्या है? सही है। फिर से व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। तो व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? तो व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप यानी एकल व्यापार है, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। भारत में व्यवसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या है। यानी स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या किस व्यवसाय की है? तो सबसे अधिक संख्या यानी एकल व्यापार का। यानी एकल व्यापार का मतलब एक ही व्यक्ति क्या होता है? मालिक होता है। भले ही उसके नियंत्रण में अनेकों व्यक्ति कार्य करते हैं, लेकिन अकेला यानी एक व्यक्ति क्या होता है? उसमें मालिक होता है। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है। तो भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यवसायिक संगठन का प्रारूप क्या है? तो एकाकी व्यापार है। यानी एकाकी, हम अकेले रहेंगे, अकेले व्यापार करेंगे, अकेले लाभ कमाएंगे, जो भी लाभ हानि होना होगा अकेले सहन करेंगे। वह यानी एकाकी व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है, नवाचार करने की क्षमता होती है, प्रबंधन करता होता है, वह साहसी होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार बोलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपका चैप्टर है साझेदारी। तो देखिए साझेदारी से संबंधित हम कुछ आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो साझेदारी यानी क्या होता है? तो साझेदारी से आज से दो या दो से अधिक व्यक्तियों से हम जो सभी की ओर से या सभी की सहमति से किसी एक की ओर से क्या चलाया जाता है। और साझेदारों का दायित्व जो होता है असीमित होता है। और इसमें जो भी लाभ होता है सभी साझेदारों में यानी परस्पर अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में या पूंजी के अनुपात में क्या कर सकते हैं? यानी बांट सकते हैं। और साझेदारों में न्यूनतम संख्या कितना होता है? यानी 2 होता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 20 होता है। और साझेदारी व्यवसाय में यानी बैंकिंग का व्यवसाय हो तो न्यूनतम 2 होता है, अधिकतम कितना होता है? 10 होता है। और देखिए साझेदारी का विशेषता में आप यानी ऊपर बताए भी हैं, यानी साझेदार पहला के साझेदार यानी साझेदारी में यानी सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के द्वारा ये साझेदारी बनती है। उसके बाद से दूसरा है, तो दूसरा आपका हो सकता है यानी इसमें जो भी लाभ हानि का बंटवारा होता है परस्पर अनुपात में होता है। तीसरा है कि इसमें प्रत्येक फर्म का यानी एजेंट एवं सलाहकार होते हैं साझेदार। चौथा है कि इसमें दायित्व क्या होता है? असीमित होता है, यानी अनलिमिटेड होता है। इससे पाँचवा पाँचवा आपका हो सकता है यानी जो भी काम है साझेदार क्या कर सकते हैं? यानी जो भी काम है साझेदार यानी मिलकर या सभी की ओर से यानी किया जा सकता है। और इसमें छठवां हो सकता है यानी इसमें सबसे पहले कारोबार का होना होता है। क्या होता है? कारोबार का होना। इन कारोबार होगा तभी क्या करेंगे? साझेदारी आप करेंगे। उसके बाद से इसमें बताए हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है अनिवार्य नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक, यानी अपनी इच्छा के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद से इसमें ये होता है कि इसमें विश्वास की भावना होती है। यानी एक साझेदार दूसरे साझेदार पर क्या करता है? विश्वास रखता है। क्या करता है? विश्वास रखता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? यानी साझेदारी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद से देखिए साझेदारी के प्रकार भी होते हैं। तो साझेदारी के प्रकार में यानी सबसे पहले कई प्रकार होते हैं। तो साझेदारी के प्रकार में जैसे मान लीजिए ऐच्छिक साझेदारी। क्या हो सकते हैं? ऐच्छिक साझेदारी। तो ऐच्छिक साझेदारी होता क्या है? तो ऐच्छिक साझेदारी क्या है? फिर से आपका विशेष साझेदारी होता है, ऐच्छिक साझेदारी होता है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ऐच्छिक साझेदारी। फिर से विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी क्या होता है? उसके बाद से आपका निश्चित समय के लिए साझेदारी। उसके बाद से आपका अनिश्चितकालीन साझेदारी, निश्चित समय के लिए। इसे अनिश्चित साझेदारी यानी अनिश्चित काल के लिए साझेदारी जिसकी सीमा यानी निर्धारित नहीं है, वो क्या होता है? यानी अनिश्चित होता है। उसके बाद से साधारण साझेदारी हो सकता है और उसके बाद से विशेष साझेदारी भी हो सकता है। यानी साधारण और उसके बाद से क्या है? असाधारण या सीमित साझेदारी। क्या हो सकता है? सीमित साझेदारी। ये आपका संक्षिप्त रूप है। ठीक है। उसके बाद से जो साझेदारी अधिनियम है, तो साझेदारी अधिनियम क्या है? तो साझेदारी अधिनियम 1932 है। क्या है? साझेदारी अधिनियम 1932 है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साझेदारी में कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो साझेदारी में अधिनियम लागू होता है 1932 लागू होता है। ठीक है। उसके बाद से आपका यानी साझेदारी से रिलेटेड यानी हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है।
जिसमें आपका MCQ क्वेश्चन इसमें दिया है। तो MCQ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। तो MCQ क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में शेयरदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो सामान्य व्यवसाय में फर्म में शेयरदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो शेयरदारी में सामान्य व्यवसाय में जो भी शेयरदार होते हैं उनकी अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है, अधिकतम संख्या यानी 20 होती है। ऑप्शन क्या है, सी सही है। न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो न्यूनतम संख्या 2 होती है। बैंकिंग व्यवसाय में 2 होती है न्यूनतम, अधिकतम कितनी होती है, यानी 10 होती है। उसके बाद से दिया है बैंकिंग व्यवसाय के लिए फर्म में शेयरदारों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए बैंकिंग व्यवसाय के लिए कितनी होती है, तो बैंकिंग व्यवसाय के लिए 10 होती है। शेयरदारी सल्लेख होना चाहिए, तो शेयरदारी सल्लेख क्या होना चाहिए, तो शेयरदारी सल्लेख सबसे पहले मौखिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पर लिखित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो यह आपका ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए, यानी शेयरदारी सल्लेख होना चाहिए। तो शेयरदारी सल्लेख सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पे, नहीं लिखित तो होना चाहिए लेकिन उसको स्टाम्प पेपर पर लिखित होना चाहिए कि कोई उससे यानी मुकरे नहीं, यानी जो कहे वही उसका क्या यानी वही उसका एग्रीमेंट हो जाता है। नहीं तो बाद में लोग क्या पत्ते की तरह यानी बदलते रहते हैं, मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इसलिए शेयरदारी सल्लेख जो भी होना चाहिए कि स्टाम्प पर यानी लिखित होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी शेयरदारी का विघटन कब होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है किसी शेयरदार के दुर्व्यवहार करने पर, किसी शेयरदार के अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाने पर, व्यवसाय में घाटा हो जाने पर, किसी शेयरदार की अनुपस्थिति होने पर। तो शेयरदारी का जो विघटन होता है कब होता है, तो शेयरदारी का विघटन कब होता है, तो शेयरदारी का विघटन किसी व्यक्ति के यानी अस्वस्थ हो जाने पर, यानी मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाने पर, यानी उसका क्या विघटन किया जा सकता है, दिवालिया होने पर किया जा सकता है, दुर्घटना होने पर किया जा सकता है, मृत्यु होने पर किया जा सकता है। फिर से फर्म के ऋणों के संबंध में शेयरदारों का दायित्व होता है। तो शेयरदारों का क्या दायित्व होता है, क्या लाइबिलिटी होता है फर्म के ऋणों के संबंध में, तो अभी बताए हम क्या असीमित होता है। जो भी ऋण होता है उनका भुगतान शेयरदार अपने यानी निजी संपत्ति को भी यानी बेचकर क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। इसलिए उसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अगला सीमित शेयरदारी से आशय है। तो सीमित शेयरदारी से आशय है यानी शेयरदारों की सीमित संख्या से सभी शेयरदारों का दायित्व सीमित होना, शेयरदारी की सीमित क्षेत्र होना, कुछ शेयरदारों का दायित्व सीमित होना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कुछ शेयरदारों का दायित्व क्या होना, सीमित होना। शेयरदारी का पंजीयन है, तो शेयरदारी का पंजीयन क्या है, ऐच्छिक है। देखिए हम बताएं शेयरदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है, एकाकी व्यापार का पंजीयन ऐच्छिक होता है, लेकिन वहीं पर कंपनी का पंजीयन क्या होता है, यानी अनिवार्य होता है, वैधानिक होता है। किसी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है, तो किसी फर्म का अनिवार्य समापन कब होता है, कि शेयरदार की मृत्यु हो जाने पर, कि शेयरदार के दिवालिया हो जाने पर, कि शेयरदार की सेवानिवृत्ति हो जाने पर, एक के अलावा सभी शेयरदारों के दिवालिया हो जाने। देखिए जब सभी शेयरदार दिवालिया हो जाएंगे तो क्या शेयरदारी ऐसे ही क्या हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद से देखिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर कंपनी का गठन। क्या है, कंपनी का गठन। तो देखिए कंपनी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, शुरू में ही बताए हैं, यानी कंपनी होता क्या है। तो कंपनी होता क्या है, तो कंपनी यानी बताए हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में, जिसमें आपको यानी कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कंपनी का निर्माण और अंत किसके द्वारा, नियम और कानून यानी विधान द्वारा किया जाता है। इसका पृथक अस्तित्व होता है, क्या होता है, पृथक अस्तित्व होता है। इसकी सार्व मुद्रा होती है, क्या होती है, सार्व मुद्रा, यानी इसकी कामनशील होती है, यानी सार्व मुद्रा होती है। इसकी पूंजी हस्तांतरीय अंशों में क्या होती है, विभाजित होती है। और इसके दायित्व क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसके दायित्व क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और ये लाभ कमाने के लिए क्या होती है, यानी संस्था होती है। यह कंपनी का यानी डिटेल परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक अस्तित्व, सार्वमुद्रा, इसकी पूंजी हस्तांतरीय अंशों में विभाजित होती है, और जिसका सीमित दायित्व होता है, और जो लाभ के लिए यानी स्थापित किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए इसका विशेषता पूछे, तो कंपनी की विशेषता में आपका विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, पृथक अस्तित्व है, सार मुद्रा है, पूंजी है, सीमित है, फिर से लाभ है, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या में अभी हम बताए हैं कि कंपनी में सदस्यों की संख्या यानी सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम 7 होगी, और
और अधिकतम की कोई सीमा नहीं यानी कोई लिमिट नहीं। और यदि निजी कंपनी है तो आपका यानी 2 होगा और अधिकतम 200, और सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम कितना 7, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। ठीक है, इसमें देखिए फिर से डायरेक्टर भी कभी कभी पूछ सकता है कि सार्वजनिक कंपनी में यानी डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है, तो सार्वजनिक कंपनी में डायरेक्टर की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। सार्वजनिक कंपनी में कितनी होगी, 2 होगी। और प्राइवेट कंपनी में कितनी होगी, तो प्राइवेट कंपनी में आपका यानी 3 होगी। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन कराना है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है। सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य परंतु निजी कंपनी के लिए ऐच्छिक है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य परंतु गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए ऐच्छिक है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, यानी जो भी इन संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती हैं उनका पंजीयन क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसे दिया है निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 2 है। किसी निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 200 है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, असीमित है। एक निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर लगाती है, तो अंशों के हस्तांतरण पर क्या करती है, यानी प्रतिबंध लगाती है। क्या करती है, यानी कुल प्रतिबंध लगाती है। जो निजी कंपनी है अपने सदस्यों की अपने अंशों के हस्तांतरण पर क्या कर सकती है, यानी प्रतिबंध लगा सकती है। क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। इसमें अगला, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी सर्वाधिक होती है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है यानी क्या होती है, इसमें सीमित दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है सहकारी संगठन। क्या है, सहकारी संगठन। तो देखिए सहकारी संगठन होता क्या है, सबसे पहले सहकारी संगठन को यानी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सहकारिता को समझेंगे। क्या समझेंगे, सहकारिता। सहकारिता होता क्या है, तो सहकारिता शब्द 2 शब्दों के मिल से बना है, यानी क्या, 2 शब्दों के मिल से बना है, यानी सधनकारिता, यानी सधनकारिता, यानी सधनकारिता यानी सहकारिता बोलेंगे। तो सधनकारिता यानी सहकारिता होगा। तो सहकारिता में यानी सधनकारिता यानी सह का अर्थ होता है यानी साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ। और कारिता, कारिता का अर्थ होता है यानी कार्य करने से, क्या होता है, कार्य करने से। यानी जब हम क्या करते हैं, जब हम साथ साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सब एक के लिए, या सब एक के लिए, या एक सब के लिए। यानी एक इसमें यानी दिया गया है नारा जिसमें यानी यानी एक सब के लिए, एक सब के लिए, एक सबके लिए, सबके लिए, या सब एक के लिए, या सब एक के लिए, या सब एक के लिए, ये आपका नारा दिया गया है किसके लिए, यानी सहकारिता के लिए। ठीक है, उसके बाद से इसमें जैसे मान लीजिए सहकारिता का परिभाषा और दे सकते हैं कि सहकारिता एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें लोग मानव के रूप में समानता के आधार पर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूर्ति के लिए यानी क्या करते हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हैं। यानी सहकारिता के किस लिए बनाई गई है, तो सहकारिता इन सहयोग की भावना के उद्देश्य से बनाई गई है कि एक व्यक्ति दूसरे की आवश्यकताओं को क्या करेंगे, यानी पूरा करेंगे। इनमें क्या होगा, मध्यस्थों का यानी उन्मूलन होगा, मध्यस्थों को दूर किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक संगठन सहकारी प्रारूप ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत उनके व्यक्ति यानी स्वेच्छा अपने अपने संसाधनों को लोकतंत्र, समानता तथा परस्पर सहायता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्रित करते हैं तथा अपने समुदाय के हितों में उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद से सहकारिता का मान लीजिए विशेषता। तो सहकारिता का विशेषता में हो सकता है कि सहकारिता का विशेषता में यानी ऐच्छिक संगठन। यानी ऐच्छिक संगठन का मतलब ये होता है कि सहकारिता के लिए यानी किसी पर दबाव नहीं दिया जा सकता है। वह व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार उस संगठन का यानी सदस्य बन सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार उस संगठन में क्या कार्य कर सकता है। उसके बाद से सेवा भाव, यानी सहकारिता का उद्देश्य पहला क्या होता है, सेवा भाव करना। यानी
एक दूसरे की क्या करना, मदद करना है, इसका मेन उद्देश्य होता है। और इसमें होता है नगद कारोबार, जो भी कारोबार होता है क्या होता है, नगद कारोबार किया जाता है। इसमें सहदारी का इसमें सहकारिता का ये भी विशेषता है। उसके बाद से इसमें क्या होता है, मध्यस्थों का उन्मूलन होता है। क्या होता है, मध्यस्थों का उन्मूलन होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, गांव गृहस्थी में क्या करते हैं, यानी आप लोन लेते हैं, किसी साहूकार से लोन लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, साहूकार यानी आपसे ज़्यादा यानी क्या करता है, यानी ऋण देता है लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट पर देता है, इसलिए मध्यस्थों का उन्मूलन होता है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट हो सकता है कि लाभ का बंटवारा। तो जो भी लाभ का बंटवारा है इसमें यानी सहकारिता में, यानी जो भी अनुपात है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, उसके आधार पर इन लाभ का बंटवारा किया जा सकता है। उसके बाद से इसमें यानी नगद कारोबार होता है। नैतिकता पर बल दिया जाता है। देखिए सबसे पहले नैतिकता होनी चाहिए, यानी आपका यानी जो भी है यानी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, एक दूसरे की सहयोग की भावना यानी होनी चाहिए। ये आपका सहकारिता का यानी विशेषता है। उसके बाद से सहकारिता में यानी कम से कम यानी कितने सदस्य होना चाहिए, तो सहकारिता में बताए हैं कम से कम यानी 10 सदस्य यानी क्या शामिल होना चाहिए। 10 सदस्य यानी शामिल होंगे, यानी उसमें इंक्लूड होंगे, तो यानी क्या सहकारिता कहलाती है। यानी कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए, यानी 10 सदस्य होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर से सहकारिता का जैसे मान लीजिए इससे संबंधित आपका यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सहकारिता में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, तो अभी बताए हैं ऊपर डिस्कस किए हैं, सहकारिता में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो सहकारिता में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो 7 है। ऑप्शन क्या, बी सही है। उसके बाद से आपका यानी सहकारी समिति, तो सहकारी समिति में दिया है सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपका यानी उसका यानी अनलिमिटेड है। न्यूनतम यानी 7 होता है, अधिकतम की यानी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। फिर से सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होता है, तो सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, तो सदस्यों का दायित्व यानी सीमित भी हो सकता है और असीमित भी हो सकता है। फिर से सहकारी समिति का जीवन होता है, तो सहकारी समिति का जीवन क्या होता है, तो सहकारी समिति का जीवन यानी किसी सदस्य की मृत्यु से प्रभावित होता है, किसी सदस्य के दिवालिया होने से प्रभावित होता है, किसी सदस्य के अवकाश ग्रहण होने से प्रभावित होता है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा प्रभावित नहीं है। केवल ऑप्शन क्या है, सही है। सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य यानी एक दूसरे की सहयोग करना, सेवा करना होता है। जैसे उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्यापार होता है, तो उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्यापार होता है, तो आप ऑप्शन दिया है केवल नगद का, केवल उधार का, नगद और उधार दोनों का, गैर सदस्यों को नगद और सदस्यों को उधार की सुविधा देना। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन यानी केवल अभी बताए हैं केवल नगदी का ही लिखा होता है, कहाँ पे, सही सहकारी संगठन में केवल नगदी का ही यानी व्यापार किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका चैप्टर है व्यावसायिक इकाइयों का यानी स्थानीकरण। तो व्यावसायिक इकाइयों का स्थानीकरण से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले इसको डिटेल आप समझेंगे कि व्यावसायिक इकाइयों का यानी मीनिंग क्या होता है। तो व्यावसायिक इकाइयों के यानी मीनिंग है, व्यावसायिक इकाइयों का मीनिंग, तो व्यावसायिक इकाइयों का मीनिंग ये होता है कि व्यावसायिक इकाई के स्थानीकरण से आशय यानी किसी औद्योगिक इकाइयों के किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र की ओर आकर्षित एवं केंद्रित होने से है। यह वह स्थान या अथवा क्षेत्र होता है जहाँ पर औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न साधन सुलभता से उपलब्ध हो जाएं। जैसे मान लीजिए भारत का सूती वस्त्र है, भारत का सूती वस्त्र क्या मुंबई में, अहमदाबाद में क्या आसानी से जल्दी से मिल जाता है। फिर से मान लीजिए कानपुर में क्या चमड़ा उद्योग आसानी से मिल जाता है। फिर से मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, गन्ना आसानी से मिल जाता है। यानी जो वस्तु यानी क्या किसी स्थान विशेष पर आसानी से मिल जाता है, उसे ही व्यावसायिक इकाइयों को क्या यानी स्थानीकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इसको स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशेष क्षेत्र में विशेष उद्योग के आकर्षित होने, केंद्रित होने तथा पनपने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं, यानी व्यावसायिक इकाई कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जैसे भारत में सूती वस्त्र यानी मुंबई में, अहमदाबाद में, जूट उद्योग यानी कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल में। जैसे चीनी उद्योग कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में। और चमड़ा उद्योग कहाँ मिलता है, तो चमड़ा उद्योग यानी आगरा और कानपुर में मिलता है। उसके बाद से उसी प्रकार जैसे मान लीजिए इलायची है या मान लीजिए आपका मसाला है,
तो मसाला सब कहाँ मिलता है? तो मसाला के लिए स्थानीयकरण यानी कहाँ? यानी केरल। केरल को क्या कहता है? तो केरल को इन मसालों का बागान कहा जाता है। एक कंपटीशन में पूछता है, यानी केरल को क्या कहा जाता है? तो मसालों का बागान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आप सीधे आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फ्रेड वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्फ्रेड वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें देखिए अल्फ्रेड वेबर से संबंधित आपको यानी थ्योरी पढ़ लेंगे। इसके बाद से हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, सॉरी आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं। अल्फ्रेड वेबर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड वेबर का जन्म स्थान आपका यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो अल्फ्रेड वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो इनके इतिहास को थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिर में अल्फ्रेड वेबर कौन है। तो देखिए जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर हैं, जिन्होंने औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इन्होंने अपने लेख के माध्यम से जर्मनी भाषा में इसे प्रकाशित किया और बाद में यह अंग्रेजी भाषा में 1929 में प्रकाशित हुआ और इसे शुद्धतम सिद्धांत का रूप भी इन्होंने दिया और व्यवहारिक सिद्धांत भी इन्होंने इसे कह पुकारा है। व्यवसायिक संगठन में यानी औद्योगिक इकाई औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में यानी वेबर महोदय का निम्न प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या भी किए हैं, जिसमें प्राथमिक कारण हैं, गौण कारण हैं। प्राथमिक कारण वे कारण जो कि उद्योगों के प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय विवरण पर प्रभाव डालते हैं, प्राथमिक कारण कहलाते हैं। और गौण कारण क्या होते हैं? तो वे कारण जो कि उद्योगों के पुनर्वितरण पर केंद्रित एवं विकेंद्रित की रीतियों पर प्रभाव डालते हैं, गौण कारण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद से वेबर ने स्थानीयकरण के कारणों को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए अभी हम आपको डिस्कस किए हैं कि वेबर ने स्थानीयकरण के कारणों को कितने भागों में बांटा है। तो ऑप्शन यानी दिया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर यानी दूसरा ए सही है, यानी इसमें 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक और गौण कार्यों में। मेरठ में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है। तो मेरठ में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो चीनी उद्योग के यानी स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो कच्चा माल है, क्योंकि कच्चा माल क्या है भारत में यानी पूर्ण रूप से यानी उत्तर प्रदेश में यानी क्या चीनी के लिए गन्ना उपलब्ध है। अलीगढ़ में तालों का उद्योग स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण है। तो अलीगढ़ में इन तालों का उद्योग क्या होता है? अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी तालों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या, यानी इसमें सस्ता वित्त की आवश्यकता है, आपका ऑप्शन सही है। देखिए हाजीपुर का जैसे केला हो गया, अलीगढ़ का ताला हो गया, जैसे मेरठ का खेल का सामान हो गया, बनारस का साड़ी हो गया, ये सब क्या है स्थानीयकरण से संबंध रखते हैं। आपका यानी नेक्स्ट चलते हैं। मुंबई में सूती वस्त्र का उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो मुंबई में सूती वस्त्र के उद्योग के स्थानीयकरण का यानी प्राथमिक कारण क्या है? तो सस्ता श्रम है, सस्ता वित्त है, नम जलवायु है, सरकार की नीति है। तो देखिए उसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले यानी सम जलवायु है, यानी न ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नम जलवायु है, यानी यहाँ पर यानी नम जलवायु का मतलब आर्द्र जलवायु है। सार्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिकरण सिद्धांत यानी स्थानीयकरण का सिद्धांत आधारित है। स्थानीयकरण का सिद्धांत यानी फ्लोरेंस का स्थानीयकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आगमन प्रणाली। जब भी यानी फ्लोरेंस का नाम आएगा तो फ्लोरेंस से आप किस पर लगाएंगे ट्रिक? यानी आगमन प्रणाली। उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, आपका संयंत्र अभिन्यास। सब संयंत्र अभिन्यास होता क्या है? संयंत्र अभिन्यास को समझने के लिए सबसे पहले यानी उसको परिभाषित किया जाएगा, उसकी परिभाषा को समझा जाएगा। संयंत्र अभिन्यास होता क्या है? तो संयंत्र अभिन्यास में किसी निर्माण यानी किसी निर्माण औद्योगिक इकाई के लिए स्थान का चुनाव हो जाने से उसके पश्चात उसके प्रबंधकों को इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि उसमें संयंत्रों एवं मशीनों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाए जिससे कम से कम लागत पर अधिक से अधिक श्रेष्ठ उत्पादन हो। देखिए जब कम लागत पर यानी अधिक उत्पादन हुई तो अधिक से अधिक बिक्री हुई, अधिक से अधिक बिक्री हुई तो अधिक से अधिक क्या लाभ मिली। तो ये क्या हो जाएगा, इन व्यवसाय की संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति होगा। यही यानी संयंत्र अभिन्यास का क्या होता है, अर्थ होता है। यानी हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि संयंत्र अभिन्यास किसी आयोजित संयंत्र की मशीनरी एवं साज सज्जा को एक सर्वोत्तम स्थान पर स्थापित करने की एक ऐसी भूमितल योजना है जिसके अंतर्गत पदार्थों का न्यूनतम लागत पर शीघ्रतम बहाव, पदार्थों के विधान एवं कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर
प्ररूपित अथवा निर्मित वस्तुओं के बाहर भेजने तक यानी समस्त कार्यों को क्या इसमें शामिल किया जाता है। इसमें कोशिश किया जाता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो और अधिक से अधिक बिक्री हो, ताकि अधिक से अधिक क्या लाभ प्राप्त किया जा सके। उसके बाद से मान लीजिए संयंत्र अभिन्यास के लक्षण। संयंत्र अभिन्यास के लक्षण में आपके यानी कई लक्षण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला लक्षण है कि अनुकूलतम उपयोग है, यानी व्यवसाय के लिए क्या अनुकूल होना चाहिए, अनुकूलतम यानी फेवरेबल होना चाहिए। उसके बाद से ये हो सकता है यानी इसको सही स्थान पर किया जाना चाहिए, जो भी यानी स्थान का इसमें विशेष महत्व होता है, यानी सही स्थान पर होना चाहिए। फिर से इसमें आपका हो सकता है कि कारखानों के साधनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कारखानों के साधनों में जैसे मान लीजिए मशीन हुआ आपका, कारखानों के साधनों मशीन हुआ, यंत्र हुआ, इसमें प्रयोग होना चाहिए। फिर से इसमें विवेकपूर्ण योजना का प्रयोग होना चाहिए। इसका संयंत्र विन्यास के लिए विवेकपूर्ण योजना, आपके पास विवेक नहीं है तो आप क्या एक संयंत्र को बढ़िया तरीके से यानी उसको आप नहीं यूज कर सकते हैं। ये सभी इसकी क्या हो सकती है यानी विशेषता हो सकता है। फिर से संयंत्र अभिन्यास का उद्देश्य क्या है। संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य बहुत प्रकार के उद्देश्य हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अभी हम बताए हैं कि न्यूनतम लागत पर क्या करना, अधिकतम उत्पादन करना, न्यूनतम पर अधिकतम उत्पादन करना इसका उद्देश्य हो सकता है। इससे दूसरा हो सकता है कि इसमें यानी चालू एवं अस्थायी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो। इसमें चालू संपत्तियां और अस्थायी संपत्तियों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। चालू संपत्तियां जैसे मान लीजिए आपका कैश हुआ, स्टॉक हुआ, यानी कैश स्टॉक को यानी क्या करेंगे, स्टॉक को बार बार खरीदेंगे, बार बार बेचेंगे तो यानी कैश का आवागमन होगा, तो इससे आपका संस्था का क्या होगा, विकास होगा। इससे उच्चतर संगठन होना चाहिए, यानी जो भी संगठन होना चाहिए उच्चतर होना चाहिए। यानी इसमें संगठन, देखिए किसी व्यवसाय में यानी संगठन मुख्य भूमिका निभाता है। संगठन के द्वारा ही किसी व्यवसाय को क्या कर सकते हैं आप, लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी इसमें कर्मचारियों के मध्य क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। उसके बाद से देखिए जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड यानी आपका थियरी आए तो थियरी में आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन में। थियरी में जैसे आपका थियरी भी आ सकता है, थियरी भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लीजिए खाली स्थान वाला क्वेश्चन पूछ दें कि संयंत्र अभिन्यास से संयंत्र के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, तो किसके स्वरूप को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन है वास्तविक को कि अवास्तविक को। तो इसमें ऑप्शन क्या वास्तविक वाला सही है। उसके बाद से संयंत्र अभिन्यास प्रक्रिया के अनुकूल होना चाहिए, तो किस प्रक्रिया के, निर्माण के कि संयोजन के, तो निर्माण प्रक्रिया के क्या अनुकूल होना चाहिए। फिर से डॉट डॉट में कच्चा माल एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में हस्तांतरित होता है, तो किसमें, तो रेखा अभिन्यास में, स्थिर अभिन्यास में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो रेखा अभिन्यास। फिर से कुशल अभिन्यास को किसी नए अभिन्यास की स्थापना करने पर पर्याप्त करना पड़ता है। तो क्या पर्याप्त करना पड़ता है, तो उसमें यानी पर्याप्त करना पड़ता है यानी क्या खर्चा करना पड़ता है। जब तक खर्चा नहीं करेंगे तब तक यानी कोई भी यानी कार्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी सही उत्तर का चयन कीजिए। संयंत्र अभिन्यास एक प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यानी सी सही है। गतिशील प्रक्रिया भी है, निरंतर प्रक्रिया भी है, क्योंकि उसमें हमेशा यानी परिवर्तन होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य के अनुसार निष्कर्षण, संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य के अनुसार क्रियामाण कर्म की यात्रा को करता है। तो क्या करता है, तो ऑप्शन है न्यूनतम करता है, अधिकतम करता है, सर्वोत्तम करता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है यानी न्यूनतम करता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की विधियां हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की कितनी विधियां हैं, तो एक विधियां हैं, दो विधियां हैं, तीन विधियां हैं, चार विधियां हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है, तीन विधियां हैं। इसके बाद से अभिन्यास की प्रणाली किस पर आधारित है, तो अभिन्यास की प्रणाली किस पर आधारित है, तो अनुरक्षण पर, विशिष्टीकरण पर, मिक्स पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी विशिष्टीकरण पर। उसके बाद से अगला है अभिन्यास की योजना बड़े बड़े भागों को निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही यानी स्थिर होनी चाहिए। इस आपका नेक्स्ट चैप्टर है व्यवसायिक इकाई का आकार।
देखिए व्यवसायिक इकाई के आकार को पढ़ने के लिए सबसे पहले व्यवसायिक इकाई के आकार को यानी 3 रूपों में बांटा गया है। तो वह 3 रूप होता क्या है, यानी 3 रूपों में बांटा गया है। इसमें आपका पहला क्या है, तो पहला प्लांट है। क्या है, प्लांट, पहला प्लांट है। उसके बाद से दूसरा है आपका उद्योग, दूसरा है आपका फर्म, और तीसरा आपका क्या है, उद्योग है। तीसरा क्या है, उद्योग है। इन तीनों को यानी आपको समझना होगा, उसके बाद से यानी प्लांट लोकेशन किया जाएगा। तो देखिए प्लांट होता क्या है, तो प्लांट को सबसे पहले समझेंगे। यानी प्लांट होता क्या है, तो प्लांट उस जमात या व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो एक निश्चित स्थान और समय पर एकत्रित हो जाता है। इसे प्लांट से आशय यानी संयंत्र से भी लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए प्लांट का प्रयोग हम चीनी मिल में, जैसे मान लीजिए चीनी मिल में क्या करते हैं, तो प्लांट के ही प्रयोग करते हैं हम। फिर से बिजली प्रदान करने के लिए क्या लगाते हैं, तो पावर प्लांट ही लगाते हैं। उसके बाद दूसरा है फर्म। तो फर्म होता क्या है, तो फर्म वह इकाई है जो लाभ पर बेचने के लिए उत्पादन करती है, जिसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। फर्म एक इकाई है जो प्लांट समूहों का स्वामित्व और प्रबंध तथा नियंत्रण का कार्य करती है। यह वस्तुओं के उत्पादन से लेकर वितरण तक के कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं, फर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए देलही है, देलही क्लॉथ और जनरल मिल्स में जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र की मिलें हैं, चीनी मिलें हैं, केमिकल वर्क्स तथा घी की मिलें हैं, इसका स्वामित्व नियंत्रण होता है। तो इसमें जो भी है ये सब क्या है, एक प्लांट है। उसके बाद से उद्योग क्या होता है, तो उद्योग शब्द से आशय यानी फर्मों के समूह से, यानी इस फर्मों के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, यानी उद्योग बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग एक से ही अधिक मालों का उत्पादन करता है। उसके बाद से आपका जैसे मान लीजिए वस्त्र उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, यानी उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, यानी फर्म के समूह को हम उद्योग बोलेंगे। जिसमें आपको चित्र द्वारा हम समझा सकते हैं कि चित्र द्वारा, जैसे मान लीजिए आपका ये चित्र बना है, एक आपका ये हो गया, फिर से यह हो गया, फिर से ये हो गया, ठीक है। तो चित्र द्वारा आप समझेंगे। यानी सबसे छोटा यानी क्या है, संयंत्र। यानी संयंत्र किसके अंतर्गत आता है, तो संयंत्र आपका यानी फर्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, फर्म के अंतर्गत आएगा। और फर्म किसके अंतर्गत, उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, उद्योग है। यानी उद्योग क्या होता है, तो फर्मों का समूह होता है। तो आपको डाउट क्लियर हुआ होगा, हमको आशा है। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट हम सीधे आते हैं, इन टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। और आप लोग देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम अच्छी से अच्छी वीडियो और इससे अच्छी वीडियो यानी डाल सकें, आपके कोर्स को हम कंप्लीट कर सकें। इसमें प्रत्येक विषय का, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चल ही रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट का वीडियो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वीडियो, डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो, इन सब अपलोड कर सकें। तो आप लोग का मोटिवेशन ही हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वही एक फल है। मोटिवेशन देते रहेंगे तो हम प्रफुल्लित होते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को देखिए, इसमें आपका अगला चैप्टर है व्यवसायिक इकाई का आकार। तो व्यवसायिक इकाई के आकार में यानी इसमें दिया है अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार से है, यानी अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार से है जिसमें ए ऑप्शन है अधिकतम लाभ कमाना हो, अधिकतम व्यय करना हो, अधिकतम विक्रय करना हो, अधिकतम उत्पादन करना हो। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, यानी अधिकतम क्या करना हो, उत्पादन करना हो, यानी डी ऑप्शन सही है। फिर से फर्म प्रतिनिधि का आकार है। तो प्रतिनिधि फर्म का आकार है, तो प्रतिनिधि फर्म का आकार कौन सा आकार है, तो ऑप्शन है घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सदैव समान रहता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है, सदैव समान रहता है, संतुष्टि की भावना रहती है। साम्य फर्म का प्रतिपादन किसने किया, तो साम्य फर्म का प्रतिपादन किसने किया, तो पीगू ने किया। किसने किया, तो पीगू ने किया। अनुकूलतम आकार है, तो अनुकूलतम आकार है, तो अनुकूलतम आकार क्या होता है, तो अस्थायी होता है। क्या होता है, यानी अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, यानी बी सही है। उसके बाद से प्रतिनिधि फर्म का जीवन होता है, तो प्रतिनिधि फर्म का जीवन क्या होता है, तो प्रतिनिधि फर्म का जीवन यानी लंबा होता है कि छोटा होता है कि समान होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो प्रतिनिधि फर्म का जीवन होता है यानी लंबा होता है। उसके बाद से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किया है, तो प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किसने किया है, तो प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन मार्शल ने। साम्य की बात आएगा तो पीगू ने, प्रतिनिधि का बात आएगा तो मार्शल ने।
उसके बाद से जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब चैनल पर, यानी आपके जो भी यूट्यूब चैनल है उस पर यानी सूचना जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को सलाम, सत श्री अकाल, आदाब।